एक और ज्वाइन करके देखते हैं। ओके, लास्ट में क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, करा आप लोगों ने वो h/3 वाला किया था सबने सॉल्व? कौन सा सर? हमें पर्सन जो है पीछे अपने पीछे दीवार देखना चाहता है तो कितना मिरर चाहिए, हाइट h/3 की हाइट चाहिए। पर्सन इज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द रूम और पीछे की दीवार देखनी है, फ्रंट पे कितना मिरर का साइज चाहिए। लास्ट टाइम दिया था क्वेश्चन, नहीं किया? इसने नहीं किया? सर ट्राई कर रहा था, हुआ नहीं। ट्राई करा तो हुआ नहीं। अच्छा, बाकी लोगों ने ट्राई भी नहीं किया। पर्सन वाज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द रूम, ये दीवार के पीछे, इसकी आपको इमेज देखनी है। तो दीवार से जो रे आ रही है वो आपकी आंख पे गिरनी चाहिए। तो मान लो ये रे है, ये आनी चाहिए आपकी आंख पे, और जो नीचे से आ रही होगी ये आनी चाहिए आपकी आंख पे। तो आपको जो मिरर का साइज चाहिए वो इतना चाहिए कम से कम। आपको ये बताना चाहिए कितना है। अगर ये h है तो ये h कितना है, मैं आपको बता दें h/3 है। कैसे प्रूव करेंगे इसको? सिमिलर ट्रायंगल वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे आपको। सिमिलर ट्रायंगल जब यूज़ करोगे तो कैसे कैसे यूज़ करोगे? तो देखो ये हमारे पास हाइट ऑफ द वॉल h है, यहाँ से रे आई और यहाँ ये, सॉरी यहाँ तक है। ऐसे ही जो है नीचे वाली जो रे होगी वो टकरा के आएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मान लीजिए कि ये कुछ मान लेते हैं कि सपोज दिस इज y1। अगर ये y1 है तो ये कितना आएगा? ये सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ऊपर वाला और ये वाला सिमिलर ट्रायंगल है। बस फर्क क्या है दोनों में कि इसकी लेंथ जो है l/2 है और ये लेंथ पूरी जो है l है। आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल होंगे क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो अगर तीनों एंगल बराबर होते हैं तो वी से ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो ए बी सी, मान लो ये ए बी सी है, इज सिमिलर टू सपोज बी डी ई। ए बी सी इज सिमिलर टू बी डी ई। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या वो होता है, मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है सिमिलर ट्रायंगल की? क्या करते हो आप सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करके? आगे भी प्रूव करना है जब लेंस का तो ड्राइव करोगे। सर रेशियो इक्वल, लेंथ का रेशो सेम आता है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम लेंथ लें तो रेशो सेम आएंगे। तो अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ लें, मान लो हमें AC चाहिए, AC और हमें मतलब है BC से, तो AC/BC का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा बताओ? AC की जगह क्या लिखूँ? क्या लिखूँ? डी। सर ACB और BD होंगे ना सिमिलर। ACB और हाँ अगर हम उससे देखें तो DB कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लेंगे तो EBD आना चाहिए। यस सर। ओके, मैं सबको आइडिया हो गया, हम ऑर्डर में लिखते हैं बिल्कुल, है ना? चलो तो यस सर। ठीक है, AC/BC का जो रेशो आएगा वो D/DB का रेशो आएगा। अब आपको पता है कि इनका जो BC है वो 2L है और DB जो है L है, इसका जो रेशो आएगा वो 1:2 आएगा। यानी जो आपका DE है वो AC/2 है, यानी ये जो हाइट है ये इसके आधी है।
अब ये कितनी मानी थी आपने, y मानी थी, अगर ये y है तो ये y/2 होगा। इतना क्लियर होगा सबको? यस सर। ओके, तो अगर ये y है तो दिस इज y/2। सिमिलरली अगर हम यहाँ तक हो गया है ना, अगर हम नीचे वाला देखें, नीचे वाला मतलब इसको हम एक और ट्रायंगल लें और ये हाइट इसको हम मान लेते हैं z है ये, तो आप प्रूव कर दोगे तो ये z/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये z/2 आया। अब जो मिरर है आपका, मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, तो लेंथ ऑफ द मिरर कितनी रिक्वायर्ड है हमें? कितना आ रहा है ऐसे, लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड आ रहा है y/2 प्लस z/2। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, y प्लस z/2 हमारा लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड आ रहा है। और हाइट ऑफ द वॉल कितनी आएगी अगर हम हाइट ऑफ द वॉल निकालें तो? हाइट ऑफ द वॉल हमारी आ जाएगी y प्लस y/2 प्लस z/2 प्लस z। इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 y आ जाएगा प्लस 3/2 z आ जाएगा, तो 3/2 y प्लस z कर देता हूँ। तो ये आपका आ रहा था 1/2 y प्लस z, और ये आ रहा है 3/2 y प्लस z। तो हाइट ऑफ द वॉल कितना टाइम्स आ रहा है मिरर से? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। यस 3 सर। टाइम आ रहा है, यानी मिरर की जो हाइट रिक्वायर्ड है h, वो कितनी आएगी फिर वॉल से? h/3। h/3। तो यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है सबको? सर ये Z/2 Yes, sir. कैसे लिया था आपने? कहाँ पे लिए z/2? ये तो प्रूव हो जाएगा ना, जैसे आपने यहाँ पे प्रूव किया है y और ये y/2 हो गया, ऐसे आप यहाँ पे प्रूव कर दोगे, z होगा तो ये z/2 हो जाएगा, इसको z मानोगे तो। यस सर। सिमिलर ट्रायंगल से, है ना? ओके, और किसी को डाउट इसमें कुछ? चलो आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन है इसमें, वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 कौन सा क्वेश्चन है? इसमें थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह का यूज है ऑप्टिक्स में, तो अभी आप डेरिवेशन भी करोगे, बोर्ड के जो डेरिवेशन है उसमें ज्योमेट्री का यूज है सिमिलर ट्रायंगल का। थोड़ा सा यहाँ पे वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज है। जो टॉपिक बहुत इजी होता है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ करके मुश्किल करा जाता है उसे, वहाँ वेक्टर घुसा देंगे, कुछ और घुसा देंगे, ज्योमेट्री घुसा देंगे। तो इस टॉपिक के साथ ऐसी कुछ हुआ है, जो सिंपल आपका रिफ्लेक्शन है वो इजी टॉपिक है, लेकिन उसमें फिर और ज्योमेट्री घुसाने से थोड़ा और क्वेश्चन बना देंगे। खैर एनीवे, अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले ये कर लेते हैं, इसको बंद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Two plane mirrors are inclined to each other such that
a ray incident on the first mirror and parallel to the second is reflected from the second mirror parallel to the first mirror. Angle between the two mirrors is मतलब क्या चल रहा है two plane mirrors are inclined to each other so they are incident on the first mirror and parallel to the second mirror is reflected to the from the second mirror parallel to the first mirror. Angle between the two mirrors is 60 degree. डन सर। ओके बाकी लोगों ने किया सर 60 डिग्री आ रहा है ना? हाँ 60 डिग्री आ रहा है 60 डिग्री आंसर है इसका दो मिरर हैं और रे जो है एक मिरर से पैरेलल आ रही है नॉर्मल रे थीटा है रेस के पैरेलल आ रही है उस पर हिट कर रही है ऐसे तो two mirror are inclined to each other so that the ray incident on the first mirror is parallel to the second reflected from the second mirror parallel to the first तो ये ऐसे टकराने के बाद यहाँ से जब जाती है तो इट इज पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर इसके पैरेलल हो जाती है फर्स्ट मिरर के पहले ये सेकंड मिरर के पैरेलल थी ये क्वेश्चन है एंगल बिटवीन द टू mirrors is
ठीक है, बाकी लोगों ने निकाला। ये थीटा है और what can we say? We can say that if this is angle of, if this is theta, this is also theta. If this is theta, that इसका मतलब हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा हो जाएगा। अब अगर ये थीटा हुआ और ये थीटा हुआ, सर वो तो वैसे भी थीटा होना ही था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, क्योंकि ये एंगल बराबर होंगे आपस में और ये 90 माइनस वो है तो ये बराबर होंगे आपस में, तो ये थीटा थीटा होगा। ठीक है, अब जो रे गई है वो पैरेलल टू द मिरर गई है तो ये थीटा होना चाहिए। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इस ट्रायंगल में तीनों थीटा हो गए तो सर निकल वो रहा जो है ये थीटा। एंगल आपने 90 माइनस थीटा लिखा है, वो टोटल एंगल को थीटा भी तो लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो 90 माइनस थीटा जो लिखा है, इससे नहीं सर, वो बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाले को, ये नहीं, पूरा नीचे तक। पूरे को, इतने को। यस सर, थीटा लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर है ये, कैसे है? क्योंकि ये ऐसे है, ये सर ऐसे पैरेलल है ना ये दोनों। हाँ, तो तो ये पैरेलल एंगल वाली और ये वाला property। एंगल ये बराबर होने चाहिए दोनों। वो वाला नहीं सर, वो जो उसी लाइन पे बन रहा है वो नीचे एंगल थीटा। मतलब सर ये 2 और पे ये बन रहा है बराबर जो, हो, और यहाँ पर ये देखो, ये मैं लेफ्ट बताऊँ वाला। कौन कौन से लेफ्ट वाला, ये वाला। यस सर, ये वाला और वो वाला बराबर। अच्छा, आप जो भी है देख सकते हो, ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकती है, तो मेरे को जो दिख रही है और सर उसके बाद एंगल। स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के सीधा 3 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री और फिर थीटा 60 डिग्री आता है। यहाँ से दिखाइए। ठीक है, देख लो आप जो भी है, इंटीरियर लगा दो, जो भी लगा दो। कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो 60 डिग्री है। आई थिंक ये क्लियर है सबको। सर इंसिडेंस एंगल कितना लिया था? इंसिडेंस मैंने कुछ नहीं माना, मैंने बस ये माना कि ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी फिर थीटा हो जाएगा, और ये अगर थीटा हो तो इंसिडेंस एंगल फिर 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये। तो मैंने हर सब कुछ जो है 90 माइनस थीटा में लिया है। मुझे पता है ना रे पैरेलल है सरफेस से, तो मेरे को रे की डायरेक्शन तो फिक्स है, ये डायरेक्शन तो ये लूंगा मैं। इस केस में जो इंसिडेंस एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट किसी को यहाँ पे? नो, देन अगला क्वेश्चन करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में एंगल फिक्स नहीं है, ये कह रहा है व्हाट शुड बी द एंगल between two plane mirrors. What should be the angle between two plane mirrors so that whatever is the angle of incidence, whatever is the angle of incidence, the reflected ray is always parallel to the incident ray.
नाइन्टी डिग्री 90 आएगा, करेक्ट है। बाकी रुपये देखो, ये सर ऐसी इंट्यूशन से पता चल रहा कैसे आ जाएगा? अगर सर ये तो ऐसी इंट्यूशन से पता चल रहा है। उल्टे चीजें पता चल रहा है। ओके, और भी सोचो, और क्या सोच सकते हैं इसमें? whatever is the angle of incidence में थीटा है मान लो, तो whatever is the angle of incidence, refracted ray is parallel to the incident ray, हमें ये रे और ये रे पैरेलल होंगी आपस में, किस एंगल पे? थीटा कितना होगा? अब ये रे और ये रे पैरेलल है। करो सब लोग ट्राई। सोचो कुछ, क्या सोचोगे? मैं भी ट्राई करता हूँ कुछ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मान लेते हैं, तो ये आई हो गया, ये आई हुआ, तो ये 90 माइनस आई हुआ, ये भी 90 माइनस आई हुआ। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? ये आर हुआ तो 90 माइनस आर हो जाएगा, ये 90 माइनस आर हो जाएगा मान लो। ये कुछ एंगल I2 मान लो, ये थीटा मान लो, ये थीटा नहीं मान सकते, थीटा मान लो। ये एंगल आपका मान लो, कुछ आपने मान लिया I2, तो ये 90 माइनस I2, 90 माइनस I2, 90 माइनस I2। सोचो क्या करोगे? ये एंगल आपका I2 है, ये भी I2 है, ये दोनों रे आपस में पैरेलल हैं, तो वी कैन राइट दैट 2i plus 2i2 is 180। जब दो रे पैरेलल होती हैं तो ये जो एंगल होते हैं इन दोनों का सम 180 होता है, आई थिंक। तो ये हमें पता है कि ये होगा। अब देखो और क्या कर सकते हैं, और हमें क्या पता है? हमें पता है कि इस ट्रायंगल में देखिए तो 90 माइनस आई प्लस थीटा प्लस 90 माइनस I2 इज 180 इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हम I1 प्लस I2 की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। I प्लस I2 की जो वैल्यू आ रही है वो 90 डिग्री आ रही है, उसको यहाँ पुट कर दो। ये कितना आएगा? 180 माइनस I1 माइनस I2, 180 माइनस क्या आ गया? हाँ 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180, 180 से 180 चला गया तो थीटा इक्वल टू 90 आ गया।
ऐसे कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, मैंने ट्राई किया तो ऐसे आ गया मेरे को। आप लोगों ने कुछ करा ट्राई? यस सर, ऐसे क्या है? पहली वाली इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है आपने? पहली वाली इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने? ये वाली जो इक्वेशन बनाई है, यस सर। इसमें देखो ये जो दो रे थी ऐसे आ रखी थी है, और ये राइट ऐसे थी। ये एंगल आपका जो आया था निकल के, ये एंगल आ रहा था आपका 2i, है ना, i प्लस i, और ये एंगल बन रहा था 2i2। ये जो एंगल है, आपको पता है ये जो एंगल का सम होता है इन दोनों का, अगर ये पैरेलल रे होती है तो सम क्या होता है इन दोनों का? 180 180 डिग्री होता है सर। ना। यस ये प्रॉपर्टी है, इन दोनों का सम 180 आ जाएगा, वो लगा। ठीक है, डन। बाकी लोगों को समझ में आया नहीं आया? ऐसा तो मैथ्स लग रही है पूरी, इसके बाद तो मैथ्स करनी पड़ेगी 10th क्लास की दोबारा। लास्ट स्लाइड दिखा देना। लास्ट कर दी थी सर, 10th की नहीं 9th की। 9th में पढ़ाते हैं? यस सर। डन। अच्छा, 9th में वैसी हालत खराब होती है, जैसे 11th में खराब होती है हालत, वैसे 9th में रहती है। सर 9th बहुत इजी थी। इजी थी? यस सर, बहुत ज़्यादा। पता नहीं यार, अभी तो बड़ी मुश्किल लगी थी 9th खेलने पड़ेगी। चलो, तो डन है सबका? यस सर। अच्छा, बाकी लोग नहीं बोल रहे, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या ऐसे ही है? आ रहा है, ओके। कि थोड़ा सा आ रहा है, जैसे पूरा नहीं आया। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो एक बार इसको जब खुद करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, खुद आप लगाना ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वगैरह, एक बार गलत आंसर निकालोगे, कहीं फंस जाओगे, निकलेगा ही नहीं आंसर, या कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, 30 इक्वल टू 30 आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा एक्चुअली करना क्या है। जो खुद नहीं करोगे ना ये तब तक होगा नहीं। तो मैं आपको जो होमवर्क दिया था एक्चुअली आपको थोड़ा करते था, थोड़ा थोड़ा आइडिया होता। तो एक चीज और सोच सकते थे कि ये जो मिरर है, इनमें जब रे टकराएगी और दोबारा टकराएगी ऐसे, तो आपको पता है जब मिरर में रे टकराती है तो मिरर है, मान लो ये मिरर है आपका, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल है, तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? मान लो आई डायरेक्शन में है नॉर्मल, और इससे रे टकराई कोई ऐसे, और रे की इक्वेशन है 3i प्लस 4j। हम प्लेन मान रहे हैं, प्लेन में रे मान रहे हैं, ठीक है, प्लेन की बात कर रहे हैं, 3D की बात नहीं कर रहे। तो जो रे टकरा के वापस जाएगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, बता सकते हो मुझे? मान लो 3i प्लस 4j, मैंने ऐसा गलत बना दिया, माइनस आना चाहिए, लेकिन ठीक है, मान लो ऐसा है। टकराने के बाद क्या इक्वेशन बनेगी? हाँ, मान लो मैं इसको पहले सही कर लेता हूँ, ये मान लो ये ऐसे है, आप बताओ टकराने के बाद क्या बनेगी? 3i माइनस 4j। ये जो 3i है ना ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर को जा रही है नहीं ना, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है। तो टकराने के बाद ये वाला कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है जो इधर को है वो रिवर्स हो जाएगा। अब इधर को कौन सा कंपोनेंट होगा? माइनस 3i वाला। तो टकराने के बाद जो रे आएगी उसकी इक्वेशन प्लस 3i बन जाएगी, और j वाले में तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो प्लस माइनस 4j रहेगा, ऐसी होगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, और अगर मिरर ऐसे होता तो फिर कौन सा कंपोनेंट रिवर्स हो जाता? जे वाला, यस सर। जे वाला रिवर्स हो जाता। ठीक है, तो जब तो जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे और दोनों से रे टकराएगी तो क्या होगा? आई और जे दोनों रिवर्स हो जाएंगे हमारे, एक बार आई रिवर्स होगा, एक बार जे रिवर्स हो जाएगा। तो ये पक्का है कि जो भी रे यहाँ से आएगी, मान लो ये ए आई प्लस बी जे आई, तो टकराने के बाद क्या इक्वेशन बन जाएगी इसकी? ये बन जाएगी माइनस ए आई माइनस बी जे। बोल सकते हैं? एक बार आई रिवर्स हुआ तो माइनस ए आई हो गया, एक बार जे रिवर्स हुआ तो माइनस बी जे हो गया।
तो ये दोनों की दोनों रे क्या हुई, एंटी पैरेलल हो गई, माइनस ए आई प्लस बी में। तो यानी ये रिवर्स होगी पक्का, जब ये 90 डिग्री एंगल होंगे तो बोल सकते हैं हम ये। राइट, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना मैंने रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, लेकिन बता रहा हूँ फिर भी। अगर कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो फिर आगे चलते हैं, छोड़ दो। बताओ भाई, आंसर समझ में आया नहीं आया ये वाला? सर ये एंटी पैरेलल होने के बाद कैसे आगे क्या करा? एंटी पैरेलल होगी, बस ये पैरेलल है, अगर ये रे ऐसे आ रही तो ऐसे हो जाएगी। यस सर। वो ये प्रूव कर रहा था कि 90 डिग्री, अगर मैं बोलना चाहता अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो ये आपस में पैरेलल होंगी, ये पक्का है, श्योर है। क्योंकि जो रे आ रही है और जो जा रही है, दोनों में माइनस का फर्क, वेक्टर में माइनस का फर्क होगा। तो अगर ए वेक्टर है और एक माइनस ए वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं आपस में, पी वेक्टर मान लो, पी वेक्टर है माइनस पी वेक्टर है, दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ये बोल सकते हैं। तो वो होगा ही होगा जब दो परपेंडिकुलर मिरर होंगे। ये क्लियर हुआ सबको? यस। अच्छा, इसको अगर 3D फिगर में देखें तो अगर 3 मिरर लगे होते तो फिर तो कोई भी रे टाइप हो जाती परपेंडिकुलर। मान लो आपका जैसे घर है, घर में 2 दीवारें हैं और एक छत पे मिरर लगा दूं, और एक रे भेजूं जो कि पहले दीवार से टकराए, फिर इस वाली दीवार से टकराए, या मिरर से किससे भी टकराए, फिर आपकी छत से टकराए, और फिर वो वापस जाए, तो ये रे आपस में पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि जब मान लो आने वाली रे की इक्वेशन ये है, तो जब रे एक बार टकराएगी एक दीवार से तो उसका आई कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, दूसरी दीवार से टकराएगी तो जे कंपोनेंट, एक में के कंपोनेंट, छत से टकराएगी तो के कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। तो जब तीनों से टकरा जाएगी तो उसका जो रे फाइनल रे बनेगी वो ये बनेगी, सॉरी ये बनेगी, तो आपस में पैरेलल होंगी हमेशा। बोल सकते हैं ये? यस सर। तो सर तीनों के बीच एंगल भी 90 होगा? हाँ, अगर तीनों मिरर आपके मैंने आपने ऐसे लगा दिए 90 डिग्री पे लगा दिए, तो फिर घर की दीवार पे टाइप के, तब उस केस में। यस सर, ठीक। इसमें मेरा यहाँ फिक्स कर देता है। ठीक है, तो जब रे जो है तीनों मिरर से टकराती हैं, 3 मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इंसिडेंट रे, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअली एक बार, तो इंसिडेंट रे जो होती है वो, और ये पूछा गया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में कितना एंगल होगा, तो या तो याद कर लो या फिर मैंने आपको तरीका बताई दिया क्या है। इसमें जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। 3 मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इंसिडेंट रे एंड फाइनली रिफ्लेक्टेड रे, they are anti-parallel to each other. क्लियर हो सबको ये कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। ओके, तो ये पूछा गया था कंपटीशन में, तो वैसे तो बच्चे याद कर लेते हैं इसे कि जब 3 मिरर होंगे तो वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन इसका तरीका है वेक्टर से कर सकते हैं। चलो आगे मूव करते हैं। सर 180 डिग्री होगा आंसर फिर? हाँ 180 डिग्री होगा, तो अगर थीटा में करोगे थीटा 180। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नीट का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है काफी। ये कह रहा है सोर्स ऑफ लाइट या तो नीट है या एम्स है। A source of light lies on the
angle bisector of two plane mirrors inclined at an angle theta. तो ये बोला the value of theta so that the light reflected from one mirror does not reach to the other mirror will be A option है theta is more than or equal to 180 197. Second option है theta is more than or equal to 90. C option है theta is less than 120. D है none of the other. Source of light lies on the angle bisector of two mirror inclined angle theta when your theta light from the one mirror does not reach the other mirror will be. सोर्स आपका यहाँ पे लाइट कर रहा है और लाइट जो गिर रही है इस पे किसी भी केस में दूसरे मिरर पे पहुंचनी नहीं चाहिए किसी भी केस में शुड नॉट रीच टू द सेकंड मिरर फर्स्ट ऑप्शन 120 से मूव ओके निकाला है ये निकल गया एग्जैक्ट सर एग्जैक्ट तो नहीं निकाला लेकिन मतलब करके मतलब हर ऑप्शन को ट्राई करके देखा तो 120 ट्राई सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। ओके ड्राइव करके देखो ड्राइव भी कर सकते हो कि 120 से मूव आ जाए फर्स्ट ऑप्शन ओके एग्जैक्ट ट्राई करके देखो कितना लोग ट्राई कर पा रहे हैं जो रे आ रही है वो सेकंड मिनट तक ना पहुंचे ये एंगल आपका थीटा है थीटा बाई 2 है इस केस में अगर पॉसिबल होगा नहीं है इस केस में अगर देखिए जब एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो यहाँ पे अगर रेट अगर आई ये वाली तो निकल जाएंगे इधर साइड तो प्रॉब्लम नहीं है आपको परपेंडिकुलर तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जब ये परपेंडिकुलर होगा उसके बाद जो रे आएंगी यहाँ पे ये आ सकती है ऐसे तो ये रे इस मिरर पे नहीं पहुँचेगी
सर इसका आंसर क्या था? मोर देन 120, थीटा शुड बी मोर देन 120 डिग्री। तो ये रे अगर यहाँ टकरा गई है टकराने के बाद ये नॉर्मल होगा तो ऐसे मूव करेगी रे, ठीक है। तो ये रे जो है एक्चुअली नीचे नहीं जानी चाहिए, मतलब ये अब द हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तब जाके केस हो सकता है। सोचो क्या करोगे। ये एंगल आपके पास आए है, ये भी आए है, ये एंगल आपका थीटा बाई 2 है, ये भी थीटा बाई 2 है। सर ये चारों रे कैसे बनाया आपने, समझ नहीं आ रहा। देखो मैं डिफरेंट केस चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने चेक किया कि अगर ये एंगल एक्यूट होता है, मान लो सपोज है ना, पहले केस तो ये, तो एक्यूट में तो ये पक्का कोई ना कोई रे यहाँ पहुंच ही जाएगी, तो खुद आप रोक ही नहीं सकते इसको आने में। ये नहीं पहुंचेगी तो ये कोई ना कोई पहुंच ही जाएगी, है ना। तो ये केस तो हो नहीं सकता। फिर मैं ऑब्ट्यूज एंगल के केस में ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, अब इस केस में भी दो केस हो सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ यहाँ पे, मान लो ये नॉर्मल है, अगर मैं नॉर्मल से इधर रे भेजता हूँ इस साइड में, तो वो तो आनी नहीं है इस वाले लेयर पे, तो कोई पहुंच नहीं सकती। तो इनसे तो मुझे खतरा नहीं है इस रे से, तो ऐसे निकल जाएंगे। डन सर, 120 आ गया। अब मुझे खतरा किससे है? मुझे खतरा है जो रे इस तरफ आ रही है नॉर्मल से। तो मेरा अगर ये नॉर्मल है यहाँ पे, नॉर्मल से इस तरफ जो रे गिर रही है, ये रे हो सकता है टकराने के बाद, अब ये थोड़ी जा रही है लेकिन उसका कोई और रे जो टकराने के बाद यहाँ चली जाए इस वाले में। तो प्रूव करना है कि ये रे मैंने इतना एंगल बना लिया कि इस मिरर पे नहीं जाएगी नीचे, इससे ऊपर ही रहेगी। अगर मान लो ऐसे बेंट हो गई कहीं पे तो जा सकती है, यहाँ टकरा सकती है। तो प्रूव करना है कि जो एंगल आ रहा है इसका, ये ऐसा कुछ आ रहा है कि इस मिरर पे टकराएगी नहीं। क्लियर हो गया? तो ये केस चेक कर रहा हूँ, ये वाला क्लियर। रिपेयर ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कैसे करोगे। ठीक, बाकी लोगों को क्लियर हुआ? हमने कौन सा पॉइंट पकड़ा है? हमने पहले ऑब्ट्यूज एंगल लिया है, ऑब्ट्यूज में भी ये वाला केस हमने हटा दिया। केवल हमारी प्रॉब्लम ये है जब यहाँ रे देखती है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं ट्राई करूँगा। डन सर। डन। अगर यहाँ पर रेट अप्लाई ये नॉर्मल है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा आए, तो ये रेट अप करने के बाद यहाँ जाएगी, दिस इज अगेन आए, ये भी आए होगा, ये भी आए होगा। अब ये रे यहाँ नहीं आने का मतलब, ये मैं ऐसा बना दिया डायग्राम। सर सेकंड मिरर से कैसे टकरा सकती है? वैसे इस केस में सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्यों? सर अगर सीधा 90 डिग्री पे भी आती है तो वो तो वापस चली जाएगी। हाँ, लेकिन अगर 90 से ज़्यादा आती तो सर वो तो सीधा डायरेक्ट सेकंड मिरर पे ही आएगी ना। ये वाला केस, हाँ वो तो बोलो कि इधर टकराती तो ऐसा नहीं होता कि रे यहाँ चली जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसा नहीं है नहीं बनेगी। यस सर बन सकता है। भाई 90 में तो बनी थी, आपने जब आपने 90 वाला केस अभी क्वेश्चन किया था तब तो बनी थी पॉसिबिलिटी। यस सर 90 पे तो बनी थी तो 95 पे हो सकता है, या 100 पे बन जाए दोबारा। अगर आप एंगल चेंज कर दो थोड़ा सा और एंगल और इंक्लाइन कर दो, इसे यहाँ से भेज दो, तो हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। लेकिन आपको खैर एंगल बाइसेक्टर से भेजिए, चेक करना पड़ेगा आपको कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है।
राइट। चलो कई सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही है, ट्राई कर रहा हूँ, देखो कोई लगती है। आप लोग ट्राई करोगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ। कई सारे नए नए फैक्ट आ रहे हैं कि ऐसे ट्राई करते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। मान लो रेट टकरा के यहाँ आती है, ये आपका थीटा बाय 2 था। ये थीटा बाय 2 है, और ये आपका परपेंडिकुलर चलिए एंगल का सेक्टर है। अगर ये थीटा बाय 2 है, ये भी थीटा बाय 2 है, तो मुझे ये चाहिए जो 2i आपका आया है। अच्छा ये आया है, तो ये 90 माइनस आया है। सर ये आप मोर देन 120 वाला केस देख रहे हो? मैं मोर देन 90 वाला देख रहा हूँ। मैंने माना नहीं कि 120 है, मतलब मैं इन जनरल मान रहा हूँ, कोई भी केस है ये, अभी जनरल है। ओके सर। तो ये 90 माइनस आई है, ये आए है, ये आए है, और ये भी 90 माइनस आए है। ठीक है। अब ये रे जो है, मैं चाह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल हो, या तो टकराने के बाद या फिर उससे ऊपर हो। अब ये यहाँ नहीं टकराएगी दूसरे मिरर पे, है ना। हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं लिमिटिंग केस। हाँ, तो लिमिटिंग केस हॉरिजॉन्टल मान सकते हो, ऐसे वाला। अगर ये हॉरिजॉन्टल होगी तो नहीं टकराएगी। हॉरिजॉन्टल से अगर थोड़ा सा भी अगर ये नीचे हुई, 0.5 डिग्री भी हुई, तो ये कहीं ना कहीं टकरा जाएगी। यहाँ ना टकरा तो बहुत दूर जाएगी, कहीं ना कहीं टकरा जाएगी। तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल हो सकती है टकराने के बाद। अगर ये हॉरिजॉन्टल से ज्यादा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो ये है ना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल हो सकती है ऐसे, तो कि थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। टकराई जाएगी, कहीं ना कहीं टकरा जाएगी। तो ये केस है भाई। ठीक है। अब क्या करा आप लोगों ने शामिल, और आप लोगों ने कैसे देखिए? सर अब तो मैंने अब वो यूज़ कर ली थी प्रॉपर्टी की थीटा प्लस 90 माइनस आई 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, पैरेलल प्रॉपर्टी। ठीक है। ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये पूरा थीटा होगा। ठीक है। और ये एंगल थीटा बाय 2 है आपका, क्योंकि ये थीटा बाय 2 है। उसके अलावा आपको ये पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या किया आपने यूज, सॉमिल क्या बोल रहे हैं मेरा यूज? सर थीटा प्लस 90 माइनस आई इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। थीटा प्लस 90 माइनस आई। तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पे? सर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने थीटा लिखा हुआ है बिल्कुल ओरिजिन पे, उसके बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला एंगल वो 90 माइनस आई होगा। ये वाला? यस सर। देख लेते हैं। ये ऐसे केस है, और रे आ रही है ऐसे, और फिर ये ऐसे जा रही है। परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर से ड्रॉ होगा। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इसमें गड़बड़ है। परपेंडिकुलर ड्रॉ ऐसे क्यों हो रहा है? सर आप वो ड्रॉ कर लीजिए नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे को केस जो है, फिर ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा खैर, तो मुझे एंगल ज़्यादा लेके तभी ड्रॉ कर पाऊंगा नॉर्मल। ऐसे में तो नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, नॉर्मल बाहर आ रहा है, दोनों के इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बाहर आ रहा है। तो ऐसे करना पड़ेगा मुझे, अभी होगा नॉर्मल ड्रॉ। तो यहाँ पे टकराई है, और टकराने के बाद ये पैरेलल हुई है ऐसे। अब नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, अब हो सकता है नॉर्मल ड्रॉ यहाँ पे। राइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आए, ये भी आए है, ये एंगल थीटा बाय 2 है।
और दिस इज 90 माइनस आई। अब ये आप दोनों रे पैरेलल दिख रही है हमें, ये वाली रे और ये जो रे गई है और ये मिरर पैरेलल है आपस में। ये एंगल आपका जो आ रहा है ये 90 माइनस आई निकाल लिया आपने अभी 90 माइनस आई, सॉरी ठीक है 90 माइनस आई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना पूरा, तो ये एंगल 90 माइनस आई आ जाएगा। और ये एंगल कितना आ रहा था आपका, ये एंगल थीटा/2 है यहाँ पे, और थीटा है, ये एंगल पूरा थीटा है ये वाला, तो यानी इन दोनों का सम जो आना चाहिए 90 माइनस आई प्लस थीटा शुड बी 180 180 डिग्री होगा। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, थीटा होगा वो 90 प्लस आई 90 प्लस आई हो जाएगा। प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लगाया आपने यहाँ पे, सर आई की लिमिटिंग वैल्यू लगा दी, तो क्योंकि 90 माइनस थीटा/2। अच्छा 90 माइनस थीटा/2, तो चलो इससे सोचते हैं कुछ और, कुछ ट्राई करें या आप लोग ट्राई करोगे? सर यस, मैंने अलग तरीके से करा था, नंबर ऑफ इमेजेस के फॉर्मूले से। ओहो वेरी गुड, क्या किया आपने? सर जैसे ऑड या इवन होता है एंगल बिटवीन द मिरर, कोई भी अगर ऑड या इवन नंबर होता है तो उसमें सेम ही फॉर्मूला लगता है अगर एंगल बाइसेक्टर पे हो तो। ठीक है, हाँ तो -1 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सर एन जो है, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट बीच में रखा है, उसने कहा कि रे दोबारा नहीं जानी चाहिए मिरर पे, तो एन 2 या 2 से कम होगा, तो एन ओके इज लेस देन 2 और इक्वल टू 1। करेक्ट, तो इसमें लगा देंगे तो फिर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120 आ जाएगा उस फॉर्मूले से। अभी आगे पढ़ेंगे अपने टॉपिक में, वेरी गुड, ये भी लगा सकते थे, ये भी सोच सकते थे कुछ ऐसे से, अभी आगे टॉपिक में पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेज वाला। सर मैंने एक दूसरे से किया है। हाँ बताओ। सर यही वाला डायग्राम बनाया पर इससे थोड़ा सिंपल, जैसे कि जो एंगल बाइसेक्टर है अगर मिरर के बीच में नहीं से ऑब्ट्यूज बनाया है, हम मिरर के बीच में थीटा एंगल है, तो मतलब एंगल बाइसेक्टर के एक साइड में थीटा/2, दूसरे साइड में भी थीटा/2 हो जाएगा। अब जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, तो मतलब जो नॉर्मल होगा उससे राइट साइड में तो इमेज बन नहीं सकती है, लेफ्ट साइड में ही बनेगी। मैंने सर नीचे वाले में बनाया ताकि वहाँ से डायग्राम बनाना थोड़ा आसान हो जाए। तो यस सर, अब यहाँ पे राइट साइड में ही होगी। अब जो लेफ्ट साइड में जो भी रेस पड़ेंगी, अगर हम उसका इंसिडेंट एंगल देखें जहाँ पे ये दोनों मिरर मीट कर रहे हैं, उससे पहले वाले में अगर देखें तो इंसिडेंस एंगल छोटा होगा तो रिफ्लेक्शन एंगल भी छोटा होगा। ओके, मतलब मैं लिमिटिंग केस में कह सकता हूँ कि अगर इसके टिप में लाइट पड़ रही होगी और वो जो इस वाले मिरर के पैरेलल चली जाएगी तो वो कभी मीट नहीं करेगी। ओके, तो जो ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है इसको भी मैं एक इंसिडेंट रे मान सकता हूँ और मिरर टू के पैरेलल एक लाइन मान लेता हूँ। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा थीटा/2 का आधा आ जाएगा, और नॉर्मल बनाएंगे अगर टिप से तो थीटा/2 और थीटा/4 को ऐड करेंगे तो वो 90 से बड़ा आना चाहिए अगर पैरेलल होना चाहिए, तो बस आ गया थीटा/2 और 2π/3 से बड़ा। मैं तीसरी चीज और सोच रहा था, मैं एंगल ऑफ डेविएशन से सोच रहा हूँ, एक और कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ मैं, एंगल ऑफ डेविएशन से ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेरा ये भेजूँ तो एंगल ऑफ डेविएशन जो ये वापस चला जाएगा बिल्कुल। सर ये मोर देन 120 आना चाहिए ना आंसर, मोर देन 120 का आंसर। अगर मैं इसकी बात करूँ, सॉरी डेविएशन की बात करूँ, सोच सकते हैं कुछ हम? अगर मेरा जो डेविएशन है कितना आएगा डेविएशन, 2i आपने पढ़ा था डेविएशन आपका जो होता है वो डेविएशन 180 माइनस 2i होता है, इसका ड्राइव किया था हम लोगों ने। यस है ना, ये इतना आता है।
अब ये किससे कम होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा स्पेस मीटिंग यहाँ पे कुछ, ये जो हमारा एंगल डेविएशन आ रहा है, इफ दिस इज लेस देन, मैंने हमें दिख रहा है कि रे हॉरिजॉन्टल हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ना हो, तो क्या केस लगा सकते हैं यहाँ पे, रे हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। सर इंसिडेंस लाइन को वो कर लीजिए, नीचे एक्सटेंड कर लीजिए और वहाँ से एक और एंगल θ/2 आ जाएगा, वहाँ से आ सकता है। इसको एक्सटेंड कर लिया, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ग्राउंड, तो सर ये वो पैरेलल आनी चाहिए ना, तो इंटीरियर एंगल फॉर्मूला लग जाएगा। इसको पैरेलल बना लें ऐसे, यस सर। तो ये 2i एंगल आ गया, और ऊपर वाला आई है तो ये नीचे वाला भी आई होगा। ऊपर वाला इनका सम 180 होना चाहिए लिमिटिंग केस में, तो यहाँ से भी आ जाएगा 120। ये 2i होगा ना, ये i प्लस i 2i होगा ये, तो ये भी 2i होगा नीचे वाला, फिर ऐसे बनेगा कुछ, तो 4i बनेगा ये 2i होगा, ये 2i आई होगा ना, i क्यों होगा, ऐसा है ना, ये चीज i है, तो ये चीज तो 2i हो जाएगी ना पूरा एंगल। हाँ यस यस। ये 2i है तो ये भी 2i होगा, और ये एंगल थीटा है आपका। अब ये पैरेलल लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये 2i और ये थीटा, इनका सम 180, ऐसा कुछ बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ से भी सोच सकते हैं, तो ठीक है, सबका अपना कंसेप्ट है, ट्राई करना है, आप लोग को ट्राई करना है, वही है, ये खुद निकालोगे तो समझ नहीं आएगा, ये ज्योमेट्री है ना ये पूरी, तो सब लोग ट्राई करना अपने आप, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। यस सर। उसके अलावा एक और अप्रोच लगा सकते हो, वेक्टर अप्रोच है, फिर वो सोच सकते हैं, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं सोचने के। चलो मैं आगे मूव कर रहा हूँ, तो जैसे अभी ये डिस्कस कर रहे थे वाला फॉर्मूला जो आ रहा था नंबर ऑफ इमेज वाला, तो वो पढ़ लेते हैं, हमें नेक्स्ट कोई पढ़ना। जब दो मिरर जो है आपस में कुछ एंगल पर रखे होते हैं, तो उनसे नंबर ऑफ इमेज के फॉर्मूले हैं, ठीक है, कितने इमेज से बनेंगी, मल्टीपल इमेज बनती है, तो कितनी इमेज बनती है उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब इमेज कैसे कैसे बनती है वो एक अलग केस है, आप तो नहीं पूछते हो कैसे कैसे बनती है। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन और रखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आते हैं। एक क्वेश्चन ये और था कि ये दो मिरर हैं पैरेलल, two mirror parallel to each other, object A is placed between them, distance between the mirror is 15 centimeter, object is placed here at 5 centimeter। क्वेश्चन है distance, this is mirror M1 and M2, distance of the first three images, यहाँ पे तो इनफाइनाइट इमेज बनेगी, तो है ना, फर्स्ट थ्री का बोल, फर्स्ट थ्री इमेजेस फ्रॉम द मिरर M2 will be in सेंटीमीटर। तीन जो इमेज बनेगी उनका डिस्टेंस कितना होगा, ऑप्शन है आपके पास ऐसे। देखो बाकी लोग भी देखो क्या है,
सी ऑप्शन। करेक्ट है। इसमें देखो कई सारी इमेज बनेगी, कैसे कैसे बनेगी आपको देखना है ध्यान से। यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो पहली इमेज तो M2 के सामने जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी 5 सेंटीमीटर पर। इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर बनेगी। एक इमेज ये बनी, एक ये बनी, मान लो I1 है और ये I2 है सपोज। अब ये जो होगी ये इसके लिए मिरर ऑब्जेक्ट का काम करेगी, सॉरी मिरर के लिए। अगली इमेज जो बनेगी वो कितनी दूरी पे बनेगी? 5 है तो 5 और 5 10 और 10 20। 20 की दूरी पे एक और इमेज बनाएगा ये वाला मिरर M1। ये I1 का इमेज है, I1 डैश मान लो इसको। और जो I2 है वो इस वाले मिरर से है 10 और 5 15 और 10 25 पीछे, तो ये 25 पीछे यहाँ पे इमेज बन जाएगी I2 डैश। कितना पीछे बना था आपको? 20। ये 25 बना, ये 5 पीछे था तो ये 10, ठीक है। अच्छा, और क्या बनेगी इमेज? फिर अब देखें तो ये 15 है सेंटीमीटर की दूरी। I1 जो है M2 से 35 सेंटीमीटर दूर है। अगली इमेज जो I1 की बनेगी, I1 डबल डैश, वो बनेगी 35 सेंटीमीटर दूर। I2 की जो इमेज यहाँ बनेगी दैट विल बिकम 25 प्लस 15, 40 की दूरी पे है तो 40 पे यहाँ बनेगी इमेज। दिस इज द इमेज ऑफ I2, तो I2 डबल डैश बोल सकते हैं इसको। ऐसे फिर ये आगे इमेज बनती जाएगी। तो आपको शुरू की 3 बता रही थी, पहली, दूसरी और तीसरी। तो ये डिस्टेंस होगा फ्रॉम द M2 मिरर। आई होप दिस इज क्लियर। तो फिर बता देना। समझ नहीं आया तो कैसे हुआ। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। आप लोग बताओ। देखो ये 5 सेंटीमीटर था और ये 10 था, ठीक है ना। सारी इमेज देखिए, सारी इमेज कहाँ कहाँ बन गई है। ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट की 2 इमेज बनेगी। पहले तो एक ये मिरर बनाएगा M1 और एक बनाएगा M2। करेक्ट है ये बात? 2 इमेज बनेगी शुरू में। तो ये यहाँ बनेगी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, I1 मान लो, और ये बनेगी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे M2 मिरर ने जो बनाया उसको बोलते हैं I2 मान लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, और कोई इमेज तो नहीं बनेगी ना? ये 2 ही बनेगी। एक ऑब्जेक्ट के 2 मिरर है तो शुरू में तो 2 इमेज बनेगी ऐसे। यस। क्लियर। अब ये इमेज बनी कैसे है? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था तो ये ऐसे रे टकराई होगी, टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होगी, तो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होगी, मतलब पीछे उसको गिरा होगा तो ये I1 बना होगा। ऐसे आपने यहाँ पे जब किया होगा तो I2 बना होगा। लेकिन ये रे दोबारा रिफ्लेक्ट जब होगी तो दोबारा टकराएंगे इस मिरर से, फिर ऐसे बनाएंगे ये,
फिर पीछे कोई मूल्य होंगी, फिर दोबारा इमेज जैसे बार बार बनती रहेगी इमेज, राइट? यस सर। ठीक है, अब देखो इसको मिटाए तो फिगर को, आप लोग समझ लोगे इमेज बन क्यों रही है बार बार ऐसी। तो ये दो इमेज बन गई थी मेरी। अब क्या, अब जो I1 इमेज है वो एक और इमेज बनाएगा, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, किसके लिए, कौन से मिरर के लिए? जो I1 इमेज है ये M1 ने बनाई है इमेज, यानी M1 पे रे टकराई होगी और उसके बाद ये इमेज बनी होगी। यस सर। ठीक है, तो अभी टकराने का रे ऐसे जाएंगी, जाके कहाँ टकराएंगी, ये M2 पे टकराएंगी ना, इस वाले मिरर पे जो रिफ्लेक्टेड रे यस। है, तो वो जाके फिर इमेज बनेगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से आती हुई अपीयर होंगी आपको, यहाँ से, I1 यहाँ से आती हुई, I1 से आती हुई अपीयर होंगी। यानी M2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये हुआ ऑब्जेक्ट, राइट? यस। सिमिलरली जब यहाँ से रे टकराई होगी, 5 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, इसने पीछे तो इमेज बना दी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, लेकिन ये रे फिर जाके यहाँ टकराएगी M1 पे, ऐसे जाके टकराएंगे। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा I2, फिर यहाँ टकराएंगे ये दो, ऑब्जेक्ट क्या होगा उसके लिए, I2 होगा ना, यहाँ से रे आती दिखाएंगे ना, इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट होगा। यस सर। ठीक है, तो I2 जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट है M1 के लिए। तो इमेज कहाँ बनाएगा वो, कितनी दूर है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इससे, 10 और 5 15 और 5 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। तो इमेज कहाँ बनाएगा ये, 20 सेंटीमीटर दूर बनाएगा, I2 डैश मान लेते हैं इस इमेज को। सिमिलरली ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा M2 के लिए, ये कितनी दूर रखा हुआ है, 10 और 10 20 और 5 25 सेंटीमीटर दूर। तो जो M2 मिरर है ये इसकी इमेज बनाएगा I1 की, I1 डैश कितनी दूर, 25 सेंटीमीटर दूर। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। तो बस आगे तो बना लोगे। अब क्या होगा, सर अब I1 डैश ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, किसके लिए, कौन से मिरर के लिए, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो कितना दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट वाले से, 35 नहीं 40। 15 प्लस 25 40 रखा है, तो 40 ये इमेज बना देगा यहाँ पे इसकी I1 डबल डैश मान लीजिए। अच्छा, सिमिलरली ये I2 डैश ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, किसके लिए, M2 के लिए। तो कितनी दूर इमेज बनाएगा, M2 मिरर कितनी दूर इमेज बनाएगा I2 डैश की, I2 डबल डैश बनाएगा ना, ये कितनी दूर बनाएगा, 35। I2 डबल डैश बनाएगा 35 सेंटीमीटर पे। बस ऐसा चलता रहेगा बार बार। ये इसके लिए इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा सॉरी मिरर के लिए, फिर इसकी इमेज बनेगी, फिर इसकी बनेगी, ऐसे बार बार बनती रहेंगी इमेजेस। तो सर यहाँ पे हम ये नहीं ले सकते 10 20 40? नहीं, उसके क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने बोला है कि फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम द मिरर M2, M2 के पास जो भी 3 इमेज है, फर्स्ट 3 इमेज क्या लोगे, एक तो ये है ना, अगर आप डिस्टेंस लेना चाहो तो 5 ले लो, फिर ये 25 आ रहा है, या फिर आप ये वाला इमेज देखो, ये भी पास में इसके M2 से, तो ये भी 25 ही है वैसे तो, M2 से अगर देखें इसका डिस्टेंस। तो M2 के पास जो भी इमेज है, पहली इमेज तो ये सबसे पास है, फिर ये दोनों बराबर पे हैं 25 और 25 पे, अगली वाली फिर ये 20 पे आ रही है ये वाली। तो ये भी आंसर हो सकता है 5 20 और 25, ये ऑप्शन में था क्या? नो सर। तो ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि इमेज जो है किसने बनाई है, उसने बोला है फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम द मिरर, है ना, तो कोई भी इमेज हो सकती है, तो ये भी एक आंसर हो सकता था। फिर अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो ये इमेज हटा दो, तो अगला कौन सा हुआ फिर 35 पे, तो फिर ये आंसर हो गया आपका 5 25 35। सर M2 पे जो फोर्थ इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी? M2 पे जो फोर्थ इमेज बनेगी ये वाली कितने डिस्टेंस पे बताओ, आपके हिसाब से कितना लगेगा? सर 55।
हाँ ये 15 है और ये 40 है तो 55 की बनेगी। ओके सर। I2 ट्रिपल डैश मान लो। ठीक है, तो ये आंसर है। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। Yes. ओके, तो हमने प्लेन एरर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब जो है थोड़ा सा थ्योरी में आगे मूव करते हैं। तो क्लास होने पे आ गई, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं। चलो फिर फटाफट करते हैं, एक टॉपिक कर लेते हैं आज। एक्चुअली क्लास को हम ज्वाइन नहीं कर रहे, मैंने पहले ज्वाइन कर लिया था, तब तक टीचर आ गए एक बार, तो बोले क्लास यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, फिर मैं 7-8 मिनट लेट ही हो गया। मैं क्वेश्चन नहीं, थ्योरी है। थ्योरी ये है कि जो अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि अगर हम दो मिरर को कुछ एंगल पे रख लें तो मल्टीपल इमेज वहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है। तो कितनी इमेज अगर बन सकती है वो हमें देखना है। तो नंबर ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देखते हैं क्या है नंबर ऑफ इमेज का। number of images formed by two inclined mirrors. तो देखो इसमें कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मान लो एंगल जो है दोनों के बीच का थीटा है, तो फर्स्ट वी फाइंड 360 बाय थीटा। तो हम ये निकालते हैं, लेट इट बी m, तो इसकी वैल्यू मान लो m है। अब m जो है 3 होती है, तो ये इवन होगा नंबर, या ऑड होगा, या फ्रैक्शन होगा। ये तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इवन होगा, ऑड होगा, या फ्रैक्शन, है ना? यस। तो अगर ये इवन है, ठीक है, हाँ तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मान लो ये इवन है, तो इवन अगर ये है तो नंबर ऑफ इमेज जो होंगी आपके वो m के बराबर आएंगी, n इक्वल टू m, ठीक है, n इक्वल टू m आ जाएगा, m-1। और अगर सॉरी इसमें m-1 आएगा। और अगर मान लो ये ऑड है, तो ऑड में जो है, जैसे आपका ये वाला केस जो है ना, ये केस होता है आपका, जैसे मान लो 90 डिग्री एंगल दे दिया, तो 90 डिग्री पे कितना आएगा वैल्यू, m का वैल्यू 360 बाय 90 यानी कि 4। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएंगी, 3, क्योंकि ये इवन नंबर है तो -1 करना पड़ेगा हमें। अब दूसरा केस आता है कि ये ऑड है, ठीक है, तो ऑड में दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये एंगल बाइसेक्टर पे रखा है ऑब्जेक्ट, या नहीं रखा है। तो अगर ये बाइसेक्टर पे नहीं रखा है, दो पॉसिबिलिटी बनती है, ऑब्जेक्ट एट बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट नॉट एट बाइसेक्टर। अगर ये बाइसेक्टर पे नहीं है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज जो होती हैं वो m के बराबर आ जाती है, जो भी वैल्यू m की आएगी। जैसे मान लो थीटा आपका मैं बोल दूं 120 है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री 360 बाय 120 विच इज 3, ठीक है। तो ये 3 क्या है, ऑड नंबर है, और ऑब्जेक्ट इज मान लो नॉट एट बाइसेक्टर है। यूजुअली हम अगर कुछ दिया नहीं है तो हम मानते हैं कि नॉट एट बाइसेक्टर होगा, तो अगर नॉट एट बाइसेक्टर है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएंगी, फिर आपकी 3 आ जाएंगी। क्लियर हुआ ये? यस। अच्छा, Yes. ठीक है। लेकिन अगर मान लो बाइसेक्टर पे है, अगर बाइसेक्टर पे है तो फिर आपकी जो नंबर ऑफ इमेज होती है वो आपकी m-1 एक कम करनी पड़ती है। दो इमेज आपकी सुगर ओवरलैप कर जाती है तो नंबर ऑफ इमेज एक कम हो जाती है, तो ये फिर m-1 आ जाता है।
क्लियर हुआ ये इवन और ऑड? यस सर। ओके, लास्ट केस है फ्रैक्शन वाला। तो फ्रैक्शन वाले में कुछ नहीं करना होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं। मतलब कि अगर मान लो वैल्यू आपकी 3.2 आई तो वी टेक एज 3, या मान लो वैल्यू है 5.1 तो वी टेक एज 5। इसमें हम n इक्वल टू ऐसे लिखते हैं मैथ्स में, जो मैथ्स पढ़ी हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये लिखते हैं। तो 5.9 में भी 5 ही लेंगे ना? हाँ 5.9 होगा तब भी 5 ही लेंगे। ठीक है 9.99 9। सर 10 क्यों नहीं ले रहे फिर? मतलब उसका मतलब ये होगा कि एंगल थोड़ा सा कम है, कि जो जैसे हमने अभी केस किया था ना कि कितने एंगल पे वो मतलब दूसरे मिरर पे ना टकरा है रे, तो अगर वो एंगल थोड़ा भी कम होगा वहाँ पे तो तब भी काम नहीं चलेगा ना आपका, अगली इमेज बनेगी नहीं। यस सर। तो इसलिए नहीं लिखा। ठीक है क्लियर सर ये हो बाइसेक्टर वाला केस ऑड में ही क्यों है, इवन और फ्रैक्शन में क्यों नहीं? यार वो एक्चुअल डायग्राम बनाओगे ना रे के, तब पता चलेगी। तो रे के डायग्राम बना के ही कर सकते हैं सारे केसेस कैसे कैसे होगा। तो हमें केवल याद रखिए, हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना। बाइसेक्टर ऑड पे ही हो सकता है वैसे। क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे ही बोलेगा, इवन में दोनों केस अगर चाहे बाइसेक्टर पे हो या ना हो, दोनों केसेस में m-1 ही करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, तो हमें याद रखना है। सर ये कुछ वो क्वेश्चन कर रहा था ना, उसमें m को 3 लेना था तो 120 आता फिर। m को ये क्वेश्चन था ना। हाँ जी बताओ, कौन बता रहा था इसको? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कर रखना। तो देखो अगर ये वैल्यू 3 इमेज कब बन सकती है भाई? एक देखो इसमें अगर यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो एक इमेज तो बनेगी यहाँ पक्का इस वाले मिरर पे, और एक इमेज इस मिरर पे बनेगी पक्का है। 2 इमेज तो बननी है। ये तो क्लियर है? यस ठीक सर। है ओके। तीसरी इमेज कब बनेगी? जब मिरर की जो रे है वो एक रे से टकरा के, एक मिरर से टकरा के दूसरे में जा रही है, तो तीसरी बनने की पॉसिबिलिटी बनती है ना भाई, कि एक रे मान लो डायरेक्ट आ रही है और एक यहाँ टकरा के आ रही है, तो इनमें मिलके कुछ बन सकती है, कोई एक और इमेज बन सकती है यहाँ पे, है ना? राइट? ये बात समझ में आई सबको कि 2 इमेज तो बननी है पक्का, चाहे कुछ भी एंगल रखो आप, 2 तो बनेगी। तीसरी तब बनेगी Yes, जब sir. रे जो है एक मिरर से टकरा के दूसरे में जा रही होगी। अब मान लो, है ना, ठीक है, अब मान लो मैं ये एंगल 120 से ज्यादा कर दूं, तो ये वैल्यू 3 से कम आ जाएगी, 2.9 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ इमेज यस कितनी सर, है? और 2 2। तो 2 कब बन सकती है? जब रे केवल किसी मिरर से टकरा रही हो, टकरा के दूसरे मिरर में ना जा रही हो, तभी हो सकता है। अगर टकरा के दूसरे मिरर में जा रही होगी तो फिर तो बनी जाएगी एक और इमेज, तीसरी बन जाएगी फिर तो। यस सर। तो ये तो ऐसे यहाँ m इक्वल्स टू लेस देन 3 लेना था। हाँ m जो है हमारा लेस देन 3 आना चाहिए कैसे भी, तो तभी हो सकता है एंगल आपका 120 से ज्यादा हो जाएगा। राइट? तो सर ये इक्वल टू 120 नहीं होगा ना? इक्वल टू 120 का ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम आएगी? इक्वल टू 120 अगर हम लेंगे तो 3 हो जाएगा फिर में। वो दूसरे मिरर पे आ जाएगा, आ सकता है एक केस में। लेकिन आपका जो केस है वो ये है और वो बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आएंगी 120 पे? ओके सर ठीक है। 2 आएंगी ना? यस सर। तो 120 भी चल जाएगा। सर अगर बाइसेक्टर नहीं होता तो? तब प्रॉब्लम 3 होते तो तब फिर 120 से ज्यादा ही होना पड़ता फिर तो सर। यस। ठीक है 120 से जैसे ज्यादा होगा तो केस जो है यहाँ से जंप होकर फ्रैक्शन पे पहुंच जाएगा, और जब फ्रैक्शन पे जंप होगा केस तो फिर ये वाले केस होने लगेंगे आपके। ठीक है? यस सर। यस सर। तो इट वाज अ गुड अप्रोच। किसने लगाई थी अप्रोच? ये नाम बताओ अपना, जो ये अप्रोच लगाई थी एंगल वाली। कौन सी वाले सर? जो एंगल वाली अप्रोच बताई थी किसने बताई थी? थीटा इक्वल टू 120 से ज्यादा लेंगे तो तब हो सकता है।
हुआ देयर दैट टाइम? वंशिका की कौन था? नंबर ऑफ इमेजेस वाला। आवाज नहीं आ रही मुझे। वंशिका को बोल रही है। वंशिका आप थे क्या? अच्छा, अरे कोई तो क्रेडिट ले लो। चलो ठीक है, सही बनाना। आई थिंक वंशिका थी। तो दिस वाज अ गुड कंसेप्ट कि अगर 120 से ज्यादा लेंगे तो फिर इसमें भी कंसेप्ट नहीं है। गुड। तो ये हमें फॉर्मूले मैंने ये सब याद रखना है हमें। तो ये केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे m जो आ रहा है वो केवल एक ही बार में आ रहा है, बाकी में m-1 ही आ रहा है हर बार। m केवल आपका आ रहा है जब ऑब्जेक्ट है बाइसेक्टर पे नहीं है और m आपका ऑड है। केवल इस केस में m आता है, बाकी तो m-1 आता है दोनों केसेस में। और ये फ्रैक्शन वाला तो इजी है याद रखना। जैसे ऐसे याद रख सकते हो कि जब बाइसेक्टर पे नहीं है और ये ऑड है तो m आएगा, अदरवाइज m-1 आएगा हमेशा। ओके, इसका तो आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज। सर 7। यस 7 माइक बंद करो, कहीं सो रहा है। तो ये 8 आया। अब यहाँ पे देखो पूरे इवन केस है, ये इवन में m-1 करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब आगे जो है इसमें हम प्लेन मिरर पढ़ चुके हैं। अब जो है स्फेरिकल मिरर की बात होगी तो थोड़ा बहुत 2-4 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर जो बनाए जाते हैं वो स्फीयर को काट के, ऐसे मान लो कि स्फीयर का पार्ट होता है, तो स्फीयर को आप अगर काटेंगे तो ऐसा मिरर बनेगा। इसको अगर इस साइड से पॉलिश कर दोगे तो क्या बोलोगे इसे? आउटर साइड से पॉलिश कर देंगे अगर। कौन सा मिरर है ना? क्योंकि केव है, गुफा होती है ना, गुफा पहले होती थी गुफा, ऐसे अंदर घुसते थे उसमें, तो गुफा एक कॉनकेव है। और अगर इधर से पॉलिश कर देंगे अंदर की साइड से, उसको क्या बोलते थे? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। हम जो बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। ये मिरर पैराबोलिक भी हो सकता है, ऐसे मिरर भी होते हैं जो पैराबोलिक शेप के हो, तो ये हम नहीं पढ़ते हैं इस टाइप के मिरर। हम लोग केवल स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो भाई? माइक बंद कर दो। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर की केवल बात करते हैं यहाँ पे। और स्फेरिकल मिरर में भी जो है हम लोग छोटे मिरर की बात करते हैं। अच्छा, जो मिरर हम ऐसा बना रहे हैं, ये है ना ऐसा, लेकिन ये एक्चुअली जो मिरर होगा 3D फिगर होगा। अगर आप सामने से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये जो मिरर है ऐसा दिखेगा, नहीं दिखेगा सामने से देखोगे? अगर आप यहाँ से देखोगे सामने से ऐसा दिखेगा, अंदर यहाँ पे गहरा होगा अंदर और बाहर जो ऐसे होगा, है ना? तो ये आप लोग ध्यान रखना कि ये ऐसा होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे घुमा के कुछ, तो बच्चों को ये करते करते मैंने बाकी क्वेश्चन सारे ऐसे होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि मिरर ऐसी होता है, मैंने 1D फिगर है, ये 2D फिगर है, सॉरी, बट ये थोड़ा सा 3D फिगर है। मतलब ये इस प्लेन में तो है ही, साथ में अंदर को इसमें डिप्रेशन है एक तरह का। तो ये ऐसा मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग जो रे वगैरह की बात करेंगे इसमें, तो रे जो हम लोग लेंगे वो हम लोग बहुत कम एंगल पे लेंगे, यानी जो रे होगी वो लगभग हमारे इस एक्सिस से पैरेलल होगी। इस एक्सिस का नाम बता सकता है कोई? क्या नाम होता है इस एक्सिस का? प्रिंसिपल एक्सिस।
वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं उसको। अगली क्लास में डेफिनेशन लिखेंगे सबकी। तो जो रे हम लोग लेते हैं, दे आर पैरेलल टू द, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम जो रे वगैरह बनाते हैं सारी इसके लगभग पैरेलल होती है, तो ऐसे होती है, फिर टकरा के फिर जाएगी जहाँ भी जाएगी। तो ये हम देखते हैं। और जब ये आपने मिरर काट के इसको बनाया है तो इसका कोई सेंटर रहा होगा, ये स्फीयर काट के आपने मिरर बनाया तो उसका सेंटर रहा होगा कोई। अब जो ये जो मिरर बचा हुआ है ये पूरे स्फीयर का पार्ट था, तो उस स्फीयर का कहीं सेंटर होगा, तो मान लो सेंटर यहाँ पे है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस मिरर के लिए, जहाँ पे कि उस स्फीयर का सेंटर था पहले, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सेंटर पे है। आपने पढ़ा होगा सर्कल में, जब भी सर्कल से आप कोई भी रे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये हमेशा सरफेस से क्या होती है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये परपेंडिकुलर रे है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। जब भी हम कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे अगर पास कर रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 पे गिरेगी और फिर ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी, तो सेम पॉइंट से दोबारा पास होगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो भी रे गिरेगी वो दोबारा अपने पॉइंट या जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से दोबारा से पास होगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम रे डायग्राम बनाएंगे अगली क्लास में, तो ये हमें पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होती है वो पैरेलल ऐसे जाती है। ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा कि जो रे पैरेलल आती है सिर्फ आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो टकराने के बाद कहाँ पे मिलती है आके, फोकस पे। फोकस। तो ये जो मिलती है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो फोकस पे मिलती है। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कई बार लिखा था रे पैरेलल रेज आर कमिंग, तो पैरेलल रे कई बार ऐसे भी आ जाती है, दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन जब ये टकराएंगी तो ये कहाँ जाके मिलेंगी, दे विल मीट एट, दे विल मीट एट फोकल प्लेन। एक्चुअली फोकस होगा ना यहाँ पे, तो प्लेन बना सकते हो आप, जिस यहाँ से पास कर रहा हूँ, मतलब ये देखो यहाँ पे मिली रही। अब अगर पैरेलल आएंगे तो यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, ऐसे यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, तो दे विल मीट समवेयर एट द फोकल प्लेन। ठीक है, तो ऐसी जब पैरेलल रे आती है तो वो फोकल प्लेन पे कहीं पे मीट करती है। तो अगर आप प्लेन ऐसा कुछ बनाओगे जो फोकस से पास हो रहा होगा, दैट इज नोन एज फोकल प्लेन। ये बात समझ में आई सबको? ऑलरेडी फोकस यहाँ पे और आपने ऐसा प्लेन बना लिया एक परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रे आ रही हो या तो यहाँ पे मिलेगी या यहाँ पे मिलेगी, कहीं पे मिलेगी जो पैरेलल रे आ रही होगी। दिस इज फोकल प्लेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, तो ठीक है, अगली क्लास में इसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं और सारी डेफिनेशन लिखते हुए, और डेरिवेशन भी है इसमें, वो सब करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें न्यूमेरिकल दोबारा शुरू हो जाएगी ऑफ द, आप लोगों ने पहले 9th क्लास में भी की होंगी, ऑफ द स्फेरिकल मिरर के कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के फॉर्मूले, तो दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं अगली क्लास में। ओके, चलिए तो क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। किसी को डाउट है तो बताओ कुछ। यस सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर एक स्फेरिकल ड्रॉप है वाटर जा की, सकते हैं? हाँ, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, इनको डाउट है रुक जाओ बस। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, उसमें आई इंसिडेंस पे एक रे आ रही है जो अंदर 2 रिफ्लेक्शन करके जाती है, अच्छा। और जरूरी नहीं है कि ये वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो सर इसमें प्रूफ करना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसका म्यू है तो कॉस आई बराबर होना चाहिए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1/8। कॉस आई होना चाहिए समथिंग, है ना, म्यू स्क्वायर अपन रूट, कितना बोला आपने? म्यू स्क्वायर माइनस 1/8 का होल अंडर रूट। ऐसा। यस सर।
तो उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे जो एंगल आपका है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पर। सर इसमें ये लेना पड़ेगा कि जितने भी रिफ्रैक्शन के एंगल हैं वो सारे सेम है। सारे सेम तो नहीं होंगे, सेम क्यों लोगे? तो यहाँ से रे आई और यहाँ पे बेंड कर गई मान लो कुछ, कौन सा एंगल सेम नहीं सकता? फिर यहाँ टकराई मान लो, फिर चली गई वापस। क्या क्या करना चाहते हैं मतलब कौन सा एंगल सेम लोगे? आपको उसे करना पड़ेगा, ऐसे कुछ एंगल मानना पड़ेगा पहले एंगल। हाँ मैं तो बिना सेम लेके ही कर रहा था, पर इसके सोल्यूशन में सारे जो एंगल अंदर के ले रखे हैं वो रिफ्रैक्टिव एंगल सारे सेम ले रखे हैं। सेम लेने का कोई लॉजिक वैसे तो नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली कुछ आ रहा हो तो बात अलग है। मैंने फिजिक्स से तो कोई लॉजिक नहीं है सर सेम। यस सर, मैथमेटिकली हो सकता है कुछ आ रहा हो। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, मान लो ये आर है। अगर ये आर है तो ये आपका आर हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। नहीं सर, जैसे कि अगर इंसिडेंस आई है तो रिफ्लेक्शन का आर हो गया, फिर वो सरफेस में जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो इंसिडेंस वाला आर है और वाला आर है वो भी सेम हो गया। ये दोनों बराबर हो गया, फिर ये आर हो गया, फिर ये वाला आर हो गया। फिर इसमें अगला वाला भी आर ले रखा है, वो क्यों ले रखा है उसने? वो भी इसलिए देखा होगा। ये आर है मान लो, तो ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल सेंटर से पास होता है, ये भी नॉर्मल होगा, दोनों की वो बराबर है लेंथ, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। रेडियस हो गई ना एक तरह से, यस इसलिए दे रखा होगा। ठीक है, तो ये आर हो गई। यस सर, सिमिलर से एक और क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसी था, एक ग्लास पेयर, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3 रखा था, और उसमें कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, अगर हम उसको रिट्रेस करते हैं, जैसे इमर्जेंट रे को आगे ट्रेस करते हैं और इमर्जेंट रे को पीछे, इंसिडेंट रे को आगे, तो बस सेम पॉइंट पे मिलते हैं स्फीयर के सरफेस पे, तो इंसिडेंस एंगल निकालना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है कि स्फीयर है, उसमें भी जैसे ग्लास स्फीयर है, स्फीयर है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं क्या करूं, इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे आएगी और एक इमर्जेंट रे आएगी। अगर इमर्जेंट रे को पीछे ट्रेस करें और इंसिडेंट रे को आगे, तो दोनों सेम पॉइंट पे मिलते हैं स्फीयर के। अच्छा, मान लो ये ऐसे बेंड कर जाती है, उसको मैं अगर पीछे एक्सटेंड करूँ, इसको पीछे एक्सटेंड करूँ, तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे मिलती है, ऐसा कुछ। 2 बार रिफ्लेक्शन लिखा था उसमें, 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ लिखा था? नहीं सर, सीधा बाहर निकल जा रही है, सीधा बाहर निकल रही है। वैसा तो केस हो सकते फिर ऐसे रे आ रही है, ऐसा रे अगर बन रहा है तो और सिंपल बन सकता है, ऐसा कुछ मान लीजिए यहाँ से रे बेंड करेगी, ये नॉर्मल होगा, पर टू वर्ड का नॉर्मल बेंड करेगी, जैसे मान लो यहाँ टकराई, यहाँ टकराने के बाद ये फिर यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराने के बाद ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, ऐसे बेंड करेगी। अब आप कह रहे हो कि जो इंसिडेंट रे है और जो ये वाली रे है, ये आपस में मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिक्स लगेगी इसमें कुछ प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कुछ निकालना है, इंसिडेंस एंगल निकालना, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। ये नॉर्मल है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। ये अगर आर है तो ये आर है, और अगर ये आर है तो फिर ये आई होगा स्नेल्स लॉ से, और अगर ये आई हुआ तो कुछ बनी जाएगा मैथमेटिक्स। ये हमारा आई होगा। अच्छा जी, अगर इमरजेंट वाला आई होगा फिर तो हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर वाले हो जाएंगे वो I-R हो जाएगा दोनों साइड वाला, तो वहां से जो जो ऊपर एपेक्स वाला एंगल है वो निकल जाएगा। अब जो नीचे मेजर आर का वाला एंगल है वो निकालने, तो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, मेजर आर का जो एंगल होता है वो एपेक्स के एंगल का दुगना होता है। दुगना होता है, हाँ वो लगा सकते हैं। हाँ, तो वहाँ से कुछ आ रहा है, वहाँ से आंसर आ जाएगा फिर। जैसे अब तो हो जाएगा।
तो कर सकते हो, जो ज्योमेट्री है बेसिकली, फिजिक्स तो नहीं है इसमें कुछ खास, तो मैथ्स का क्वेश्चन है। यस सर, वो मैं बस वही पूछा था, इंसिडेंस हाँ, वाला और एमरजेंट वाला। वो स्नेल्स लॉ से आ जाएगा ना, क्योंकि आपका जब स्नेल्स लॉ अप्लाई होगा तो जब यहाँ पे आई होगा तो वो होता है ना म्यू1 sin i1 इक्वल टू म्यू2 sin यस सर, μ1 sin 1 इज इक्वल टू μ2 sin r। sin r, तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा केस, जब ये म्यू2 आई ये होगा तो ये, अगर ये म्यू1 है तो ये sin i सेम आना चाहिए फिर दोबारा, ये वाला एंगल। यस सर। ठीक है, और बताइए आपको डाउट किसी का? नो, चलिए ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, ओके, बाय ऑल ऑफ यू।